Welcome back, students. Today we are going to start our second lesson, that is the end of bipolarity. As we all know that the world scenario at that time had become bipolar. Means पॉलिटिक्स जो था, जो उस समय का वर्ल्ड सिनेरियो था, वो दो हिस्सों में बट गया था. वन वॉज द यूएस एंड द सेकेंड वन वॉज द यूएसएसआर. So the first topic under this is Soviet system. The Union of Soviet Socialist Republics, that is the USSR, came into being after socialist revolution in Russia in 1917. तो जो USSR था वो एग्जिस्टेंस में कम आया था आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1917. ये जो रेवोल्यूशन था इट वॉज इंस्पायर्ड बाय टू आइडियल्स. वन वॉज सोशलिज्म, द अदर वन वॉज नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. सोशलिज्म का मीनिंग क्या होता है? Socialism ideal is an economic and political system which is controlled by government and there is no private ownership in it. And capitalism was importance given to private property. तो हमने क्या पढ़ा था? जो यूएसएसआर था वो किसको सपोर्ट करता था? सोशलिज्म, कम्युनिज्म को. तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन था, ये रेवोल्यूशन इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, not capitalism. And the second was the need for an egalitarian society. Egalitarian society का meaning होता है society where equality persists. The biggest attempt in history to abolish institution of private property, design a society based on principles of equality. तो जो सोवियत सिस्टम था इसका उस समय सबसे बड़ी इसकी कोशिश क्या थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो मेथड है उसको खत्म करना था, और साथ ही साथ जो सोसाइटी है उसमें किस चीज के प्रिंसिपल्स लेकर आने थे? इक्वालिटी के. The makers of Soviet Union gave an importance, that is the most important for them was, the core element was giving primary importance to state and institution of party. तो जो मेकर्स थे सोवियत सिस्टम के उनका भी यही मानना था कि इंपॉर्टेंस किसको दी जानी चाहिए? स्टेट को दी जानी चाहिए, कम्युनिज्म सोशलिज्म को दी जानी चाहिए रादर देन कैपिटलिज्म. द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम was centered around Communist Party and no other political party or opposition was allowed. तो जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था इसका मानना भी क्या था? ये किसके चारों तरफ घूमती थी? कम्युनिस्ट पार्टी के, जो एक ही पार्टी थी उस समय. एंड देयर वर नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु वर अलाउड टू कम इन बिटवीन दीज पार्टीज. तो ऑपोजिशन पार्टी जो थी उनको भी अलाउ नहीं था कि वो किसी भी तरह से सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम में आकर इंटरफेयर करें. द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट. जो उस समय की इकोनॉमी थी वो भी क्या थी? इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म. नाउ द सेकेंड इज व्हाट वॉज सेकेंड वर्ल्ड एंड व्हाट इज द सोशलिस्ट ब्लॉक. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड देम फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस which came under the control of the USSR. तो सेकेंड वर्ल्ड क्या था? दोज कंट्रीज which belong to the USSR block. पहले भी हमने पढ़ा था 3 वर्ल्ड थे. तो सेकेंड वर्ल्ड वो क्या कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जो सोवियत आर्मी थी, उन्होंने क्या किया था? इनको फासिस्ट फोर्सेस से लिबरेट करवाया था. फासिस्ट फोर्सेस हो जाते हैं तानाशाह से आजाद करवाया था. एंड दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर. नाउ दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज केम टू बी नोन एज सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक. Warsaw Pact was a military alliance and held these countries together. Warsaw Pact हमने पढ़ा था. The East European countries, they organized themselves, they formalized themselves into an organization which was the Warsaw Pact. तो ये क्या था? एक मिलिट्री अलायंस था जिसने सब कंट्रीज को आपस में जोड़ रखा था. एंड द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक. तो इस सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक का जो लीडर था इट वॉज यूएसएसआर. After Second World War, what was the condition? The Soviet Union was under great power after the Second World War. तो जो सोवियत सिस्टम था, जो सोवियत गवर्नमेंट थी, उस समय ये ग्रेट पावर में आ गई थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फ्रॉम 1939 to 1945. The Soviet economy was more developed than rest of the world except the US. Now the Soviet economy का मीनिंग हो जाएगा कि जो उस समय जो इकोनॉमी थी सोवियत की, उसमें क्या था? सबसे बड़ा क्या आया था? इट वॉज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि वो बाकी दुनिया के हिस्सों से बहुत ज़्यादा डेवलप थी, बट नॉट एक्सेप्ट यूएस. यूएस के अलावा बाकी हर पार्ट से वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी. कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क. अब नेक्स्ट क्या था? द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इट्स डेवलपमेंट वर. कौन कौन से फैक्टर्स थे? कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस थे, नेटवर्क जो था वो सही था, ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्ट्स जो थे ये उस समय आए थे. साथ ही साथ क्या था? ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्टेड रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी. कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था उसने तो जो दूर दराज के एरियाज थे उनको भी आराम से जोड़ दिया था.
डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने हर चीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। सोवियत स्टेट विच इज अ सोवियत गवर्नमेंट ensured minimum standard of living for all its citizens. Government subsidized basic necessities like health, education, child care and other welfare schemes and there was no unemployment. तो गवर्नमेंट जो थी सोवियत स्टेट ये हर तरह से लोगों की सिटीजन्स की हेल्प करना चाह रही थी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इम्प्रूव करना चाह रही थी। तो उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी बेसिक नेसेसिटीज पे लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। और साथ ही साथ देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, each and every person living over there were employed, so there was no question such as unemployment. Now we have discussed positive aspects, but Soviet system has faced some problems also because it was bureaucratic, because it was authoritarian. Soviet system became very bureaucratic and authoritarian, making life difficult for citizens. अब bureaucratic and authoritarian का मीनिंग क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सत्ता में रहती थी, सत्तावादी थी, जिसकी वजह से जो सिटीजन्स थे उनको लाइफ लीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। There was lack of democracy and absence of freedom of speech. Stifled people expressed dissent in jokes and cartoons. तो डेमोक्रेसी की कमी थी बहुत ज़्यादा, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, इसकी वजह से जो लोग थे वो घुट घुट के जीने लगे थे। द स्टिफल्ड पीपल एक्सप्रेस्ड डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। तो वो अपनी तरह से उनके जो विचार होते थे या उनकी जो फीलिंग्स होती थी वो किस तरह से एक्सप्रेस करते थे, अपनी नाराजगी को वो जोक्स और कार्टून्स के बेस्ड पर एक्सप्रेस करने लगे थे, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड नॉट विद द सिस्टम, बिकॉज देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के जो रिफॉर्म चाहते थे, जो कि चेंजेस चाहते थे। तो दीज वर द डिक्लाइंस विच वर गोइंग ऑन। वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, दिस वी हैड रेड बिफोर ऑल्सो कि जो वन पार्टी सिस्टम कौन सा था, सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय, वन पार्टी सिस्टम चलता था। देयर वॉज अ टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बेस पर क्या हो रहा था कि जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था इस पार्टी ने। साथ ही साथ इट वॉज अनअकाउंटेबल टू पीपल, मीन्स इट वॉज अनआंसरेबल। लोगों की तरफ उनकी कोई भी जवाबदेही किसी भी चीज को लेकर नहीं बनती थी, ना ही वो जवाब देते थे। Refused to recognize urge of people in 15 different republics formed Soviet Union to manage their own affairs including cultural affairs. तो इन लोगों ने लोगों की जितनी भी फिक्र थी, जितना भी उनके मैटर्स थे, उन सब पे इन्होंने ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था एंड मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग कल्चरल अफेयर्स। और अपने ही अफेयर्स पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे बजाय के लोगों के मैटर्स पर ध्यान देने में। In arms race, Soviet Union managed to match US at a great cost but lagged behind in technology, infrastructure fulfilling political और economic aspirations of people. Although वो कह रहे हैं कि जो आर्म्स रेस थी, जो आर्म्स उनके पास थे, उसकी अगर हम बात करें तो यूएस को इसने पीछे कर दिया था, लेकिन सोवियत यूनियन जो है वो खुद किस चीज में पीछे रह गई थी यूएस से, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जितनी भी एस्पिरेशंस थी उन सबको फुलफिल करने में। द सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान 1979 वीकेंड द सिस्टम। अब उस समय जो सोवियत इन्वेशन हुआ था अफगानिस्तान पे 1979, इसने क्या किया था, इसने इस सिस्टम को और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था। when it invaded in 1979. Wages grew, productivity and technology fell, shortages in all consumer goods, food imports increased every year. तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से जो सोवियत सिस्टम था इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ये नीचे गिरना शुरू हो गई थी। वेजेस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जो प्रोडक्टिविटी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, इट केप्ट ऑन फॉलिंग। जो शॉर्टेजेस थी वो किस चीज़ में थी, कंज्यूमर गुड्स में। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो फूड इम्पोर्ट हो रहे थे हर साल, उनकी जो प्रोसेस थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। नाउ द लास्ट इज सोवियत इकोनॉमी देयरफॉर was falling and there was stagnant in late 1970s. It became stagnant. Stagnant का मीनिंग क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है it stops increasing. Economy becomes motionless.
इट स्टॉप ग्रोइंग। तो इकोनॉमी जब आगे बढ़ना शुरू नहीं हो पाएगी, आगे बढ़ना बंद हो जाएगी, मोशनलेस हो जाएगी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो धीरे धीरे वो इकोनॉमी जो क्या होती है उसको स्टैग्नेंट उसको कहा जाता है, रुक जाती है, आगे बढ़ना बंद कर देती है। तो हमने पढ़ा कि सोवियत सिस्टम जो था उसका रेवोल्यूशन क्या था, वो किन चीज़ों से इंस्पायर हुई थी, साथ ही साथ जो मेकर्स थे उनका क्या मानना था, सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम क्या था और इसका डिक्लाइन क्या था। कई सारे डिक्लाइंस वी हैड डिस्कस्ड कि किस तरह से वन पार्टी सिस्टम था, वो किसी चीज के लिए जवाबदेह ही नहीं था, आर्म्स रेस में यूएस से आगे हो रही थी, बाकी चीजों में पीछे हो रही थी। सो दिस वाज द टॉपिक सोवियत सिस्टम, फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सेकंड चैप्टर, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।